मामले पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि इस मामले में आरोपी शांतनु 20 जनवरी से 27 जनवरी के बीच टिकरी बॉर्डर पर मौजूद था और किसान आंदोलन में शामिल हुआ था। दिशा रवि से पूछताछ में स्पेशल सेल को यह अहम जानकारी मिली। साथ ही दिशा ने कई और नामों का भी पर्दाफाश किया, जिसमें एक शख्स विदेश में है और भारत में मौजूद है। दिशा की जानकारी के बाद भारत में रह रहे आरोपी की तलाश के लिए छापेमारी जारी है। तो दो और नाम दिशा ने बताए हैं। स्पेशल सेल की पूछताछ अभी भी जारी है। हालांकि आपको बता दें 5 दिन की रिमांड कोर्ट से मिली थी, जिसके बाद पूछताछ का सिलसिला दिशा रवि से जारी है। पहली गिरफ्तारी दिशा रवि के तौर पर ही हुई, उसके बाद अब कई और नाम धीरे धीरे देखिए सामने आ रहे हैं। शांतनु, ये जो शख्स आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसकी भी तलाश इस वक्त पुलिस के द्वारा हो रही है। साथ ही साथ ये जानकारी भी मिल रही है कि ये जो शख्स आपको इस वक्त दिख रहा है, ये दरअसल वहां पर मौजूद था टिकरी बॉर्डर पर, जहां किसानों का आंदोलन चल रहा था। यानी उसमें 20 जनवरी से 27 जनवरी के बीच ये टिकरी बॉर्डर पर मौजूद था, किसान आंदोलन में ये शामिल हुआ था। दिशा रवि से जब पूछताछ हुई तो उसमें स्पेशल सेल ने ये अहम जानकारी स्पेशल सेल को मिली, जो कि दिशा ने दी। कई और नामों का भी पर्दाफाश हुआ है, जिसमें एक शख्स और सामने आ रहा है, वो भी विदेश का ही बताया जा रहा है। दिशा की जानकारी के बाद भारत में रह रहे जो आरोपी हैं, उनकी तलाश के लिए भी अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है और बहुत मुमकिन है कि जल्द किसी और की गिरफ्तारी भी इसमें हो सकती है। वहीं आपको बता दें एक और बड़ा नाम निकिता जेकब, उसने हालांकि एक अर्जी कोर्ट में दाखिल की थी अग्रिम जमानत के लिए, जिस पर देखिए अब से थोड़ी देर में सुनवाई भी होनी है। लेकिन निकिता अभी अंडरग्राउंड है। हालांकि उससे पहले जब टीम स्पेशल सेल उनके घर पर पहुंची तो दस्तावेज में उसने साइन भी कर दिए और इस बात के लिए रजामंदी दिखाई कि वो आगे जांच में पूरा सहयोग करेगी। लेकिन उसके बाद ही वो अंडरग्राउंड हो गई और कोर्ट में बकायदा एक याचिका दायर की गई है, जिसमें जमानत के लिए कहा गया है, जिस पर आपसे थोड़ी देर में देखिए सुनवाई भी होनी है। वहीं शांतनु ने भी अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है, उस पर भी आज ही सुनवाई होनी है। लेकिन इस वक्त हिरासत में रिमांड में एक्चुअली कह सकते हैं, रिमांड में इस वक्त दिशा रवि हैं। 5 दिन की रिमांड कोर्ट से मिली है। स्पेशल सेल अब लगातार पूछताछ कर रही है। हमारे साथ आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। आनंद, आनंद आवाज पहुंच रही है आप तक? मुझे जी, हेलो जी शायद आनंद तक आवाज नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है वो ये कि दरअसल 20 से 27 जनवरी ये वो वक्त था जब शांतनु टिकरी बॉर्डर मौजूद था। टिकरी बॉर्डर वो जगह जहां पर किसानों का आंदोलन चल रहा था, वहां पर न सिर्फ वो मौजूद था, एक बड़ी जो साजिश रची जा रही थी उस पर भी वो लगातार शामिल था। बेहद करीबी ये माना जाता रहा है दिशा रवि और निकिता जेकब का। निकिता जेकब क्या उनको भी पुलिस जो है वो रिमांड पर लेती है, ये भी देखना होगा। इस 2 तस्वीरें जरा देख लीजिए। टिकरी बॉर्डर पर ये शांतनु 20 से 27 तारीख तक मौजूद था। दिशा ने इसी के साथ साथ कई और नाम बताए हैं, क्योंकि 5 दिन के रिमांड में है। लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है। कई अहम खुलासे हो रहे हैं, कई नए नाम सामने आ रहे हैं और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, एक कनेक्शन भी सामने आ रहा है। आईएसआई से भी इसका कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बड़ी साजिश, समझिए जरा आप, एक बड़ी साजिश यहां पर रची जा रही थी, रचने की कोशिश। और इसी के तहत जब जांच अब आगे बढ़ रही है तो एक के बाद एक चीजें जो हैं वो एकदम साफ होती नजर आ रही हैं। कई नाम और सामने आ रहे हैं, उन्हें भी अब हिरासत में लेकर पूछताछ की संभावना है और इसीलिए अलग अलग जगहों पर देखिए छापेमारी हो रही है आरोपियों की तलाश के लिए। क्योंकि दिशा ने जो नाम लिए हैं उन नामों के हिसाब से कौन यहां इस वक्त भारत में है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उनको हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ हो सकती है। इसी के साथ साथ आपको बता दें बकायदा जूम मीटिंग हुई थी और जूम मीटिंग में 64 लोग शामिल थे। आखिरकार वो 64 लोग कौन थे, इस पर भी इस वक्त जांच चल रही है। आनंद, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो अपडेट बताएं। आनंद, 20 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक, जी देखिए 20 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक जो शांतनु है वो दिल्ली में मौजूद था। वो टीकरी बॉर्डर पर उसकी प्रेजेंस देखी गई है। जो कॉल डिटेल है उससे ये जानकारी मिली है। बता दें कि 26 जनवरी को ये टूल किट को लेकर एक तरीके से पूरा प्रोपेगेंडा चलाया गया था और 26 जनवरी के दिन हिंसा हुई
उस वक्त भी शांतनु दिल्ली के अंदर मौजूद था। ये अहम जानकारी है, यानी कि कहीं ना कहीं शांतनु एक प्लानिंग के तहत पहले दिल्ली पहुंचा और 20 तारीख से लेकर 27 तारीख तक ये महत्वपूर्ण 7 दिन वो टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल हुआ। तफ्तीश की बात अब ये है, शांतनु की गिरफ्तारी के बाद ये चीज साफ हो पाएगी कि क्या शांतनु इन दौरान किन किन लोगों से मिला था किसान आंदोलन में, क्या कुछ नेताओं से उसने बातचीत की थी, या टूल किट को लेकर किस तरह की प्लानिंग रची गई थी। हिंसा फैलाने में शांतनु का किस तरह का रोल है, क्योंकि एक अहम किरदार था। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि शांतनु, निकिता और दिशा, ये 3 लोग महत्वपूर्ण कड़ी थे जिन्होंने इस टूल किट को क्रिएट किया था और आगे सर्कुलेट किया था। लेकिन ये बड़ी जानकारी आ रही है कि शांतनु 20 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक, 26 जनवरी को हिंसा हुई और 27 जनवरी तक वो दिल्ली में मौजूद था। टीकरी बॉर्डर पर उसकी लोकेशन जो है वो स्पेशल सेल को मिली है। ठीक है, जरा आप साथ रहिए। दिवाकर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और दिवाकर बॉम्बे हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है जहां पर सुनवाई होनी है। दरअसल निकिता जैकब ने भी एक अर्जी कोर्ट में दाखिल की थी कल, जिस पर आज सुनवाई होनी है गिरफ्तारी से बचने के लिए। दिवाकर, क्या अपडेट? देखिए, जिस कोर्ट में निकिता जैकब की अर्जी पर सुनवाई होनी है वो जज जस्टिस पीडी नाइक जो है वो सुनवाई शुरू कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल अभी निकिता के मामले का जो नंबर है वो अभी तक नहीं आया इस पूरे मामले में। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं उसको जो है सबसे पहले प्रीफर कर रहे हैं जस्टिस पीडी नाइक, यानी जो इम्पोर्टेंट मैटर्स जो एपीए या बीए के लिए हैं उनको बुला के उस पर सुनवाई कर रहे हैं। हो सकता है कुछ ही देर में हो सकता है कि निकिता जैकब ने जो याचिका डाली है उस पर भी सुनवाई शुरू हो जाए, जिस हिसाब से सुनवाई चल रही है। तो महत्वपूर्ण चीज इस पूरे मामले में यह है कि अगर कोर्ट चाहेगा तो निकिता जैकब को जो है वो कोर्ट में मौजूद रहना पड़ेगा सुनवाई के दौरान। अगर कोर्ट कहता है कि उन्हें प्रेजेंट किया जाए, उन्हें प्रेजेंट होना चाहिए, तो फिर उन्हें आना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर उनकी वकील जो हैं वो या पहुंची हुई हैं कोर्ट में, इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन सुनवाई थोड़ी देर बाद शुरू होगी इस पूरे मामले में। जानकारी जो मिल रही है अंदर से, सबसे अहम चीज ये है कि जिस तरह से निकिता का रोल दिल्ली पुलिस को मिला है उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस की भी पूरी तैयारी है कि किसी भी तरह से जो है कोर्ट के सामने वो तथ्य पेश किए जाए और पेश करने के साथ ही जो निकिता ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी डाली हुई है उसको खारिज करा के उनसे पूछताछ। ठीक है दिवाकर, आप रहिए जरा साथ। देखिए, किसानों के समर्थन में ट्वीट कर चर्चा में आई रिहाना एक बार फिर चर्चा में आई हैं और इस बार उन पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप है। रिहाना ने ट्विटर पर एक तस्वीर डाली है जिसमें वो टॉपलेस नजर आ रही हैं और इसी फोटो में उन्होंने गणेश का एक नेकलेस पहन रखा है। ट्विटर पर इस तस्वीर के आने के बाद रिहाना पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लग रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, रिहाना ने ट्विटर पर एक तस्वीर डाली और ये तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। टॉपलेस ये तस्वीर और इसी फोटो में उन्होंने गणेश जी का एक नेकलेस पहन रखा है जिसको आप देख पा रहे होंगे। ट्विटर पर इस तस्वीर के आने के बाद रिहाना पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लग रहा है। इससे पहले आपको बता दें, रिहाना तब चर्चा में आई थी जब उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कुछ शब्द कहे थे। उसके बाद उनका जमकर विरोध हुआ था और एक बार फिर अब उनका विरोध जो है वो ट्विटर पर होना शुरू हो गया है। इस बार उन पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप है। रिहाना ने बकायदा देखिए ट्विटर पर एक तस्वीर डाली है और इस तस्वीर में वो टॉपलेस हैं, लेकिन फोटो में उन्होंने गणेश जी का एक नेकलेस पहन रखा है। ट्विटर पर इस तस्वीर के आने के बाद रिहाना पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लग रहा है। यतेंद्र शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, एक नया विवाद। देखिए, बिल्कुल एक नया विवाद सामने आया है। रिहाना पहले से भी चर्चा में थी, लेकिन अब उसके ये ट्वीट ने भारत की जो सियासत है, जो खासकर संघ परिवार की, उसको गरमा दिया है। क्योंकि जो नेकलेस उन्होंने पहना है, जिस ब्रांड का फोटोशूट उन्होंने कराया है, वो नेकलेस में भगवान गणेश की एक तस्वीर दिखाई दे रही है। यानी कि साफ है कि जानबूझकर भी ये हो सकता है। हालांकि अब कुछ देर बाद जब प्रतिक्रियाएं आएंगी तब उस पर पता चलेगा। लेकिन राजनीति कहीं ना कहीं गर्मा गई है। कहीं ना कहीं धार्मिक मुद्दों, जो भारतीय संस्कृति का एक खास पहलू है, उसके ऊपर आपत्तिजनक इसको माना जाता है। और जब रिहाना ने इसको पहना है तो साफ तौर पर जो हिंदुवादी संगठन है उसमें उबाल आना बिल्कुल जाहिर है। तो कुछ देर बाद
जब प्रतिक्रियाएं अब सामने आएंगी तो काफी आक्रामक प्रतिक्रियाएं होंगी, क्योंकि रिहाना पहले से भी जिस तरह की उनके ट्वीट्स आए थे भारत को लेकर, उससे खासा बवाल मचा था, खासा उबाल था लोगों में। और अब ये जो इन्होंने नेकलेस पहना है और जो टॉपलेस होकर फोटो सेशन कराया है, उससे जाहिर है कि उसमें अब उबाल और आएगा। जी यतेंद्र, ये ट्वीट करते हुए ये फोटो, क्या उन्होंने कुछ लिखा भी था अपने इस फोटोशूट के बाद? तो आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यतेंद्र से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें ये तस्वीर दरअसल रिहाना ने ट्वीट की और रिहाना ने इस तस्वीर के साथ देखिए एक नेकलेस पहना है, जिसको लेकर ही आपत्तियां जो है अब वो हो रही हैं। इसी फोटो में उन्होंने गणेश का एक नेकलेस पहना है। ट्विटर पर इस तस्वीर के आने के बाद रिहाना पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगना अब शुरू हो चुका है। तो जहां एक तरफ किसान के आंदोलन पर शब्दों का इस्तेमाल करके विवादों में घिरी थी रिहाना, उसके बाद अब गणेश भगवान के अपमान का आरोप उन पर लग रहा है, क्योंकि उन्होंने ये जो फोटो शूट कराया उस पर उन्होंने गणेश जी की एक फोटो लगी माला पहनी है, जो तस्वीरों में भी नजर आ रही है। अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है, इसको लेकर विवाद भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई पक्ष इसमें सामने नहीं आया कि क्या ये जानबूझकर ये नेकलेस उन्होंने पहना या फिर गलती से उन्होंने पहना, यह भी साफ नहीं है। लेकिन एक तरीके से देखें तो यह अपमान जरूर है और इसलिए उनका विरोध होना शुरू हो चुका है। आपको बता दें, बड़ी खबर, किसानों के समर्थन में ट्वीट कर चर्चा में आई रिहाना एक बार फिर अब चर्चा में आई है और इस बार उन पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगा है। रिहाना ने ट्विटर पर एक तस्वीर डाली जिसमें वो टॉपलेस नजर आ रही हैं और इसी फोटो में उन्होंने गणेश का एक नेकलेस पहन रखा है। ट्विटर पर इस तस्वीर के आने के बाद रिहाना पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी उनकी तरफ से कोई सफाई इस पर नहीं आई है। उन्होंने ये तस्वीर जरूर शेयर की थी, जिसके बाद जो है विवाद देखिए शुरू हो चुका है, विवादों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। और ये तस्वीर जो उन्होंने शेयर की, अब उसको देखते हुए क्या इस पूरे मामले पर वो अपनी सफाई रखेंगी? क्या वो ये बताएंगी कि ये गलती से उन्होंने पहना या इसके पीछे कोई मंशा उनकी थी कुछ और? ये भी अब उन्हें साफ करना होगा। लेकिन एक बार फिर से वो विवाद में घिर चुकी हैं, क्योंकि ये एक फोटो शूट उन्होंने कराया एक ब्रांड के लिए और उस वक्त उन्होंने टॉप कुछ नहीं पहना था, लेकिन ये माला जरूर पहनी जिसमें गणेश भगवान की छवि इस वक्त साफ आपको नजर आएगी। क्या ये इंटेंशन उनकी हिंदू भावनाओं को भड़काने की थी? ये अभी उनको साफ करना होगा। आनंद हमारे साथ लगातार मौजूद है और आनंद, अब उन्हें साफ करना होगा कि एक सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने ये किया या गलती से किया और माफी मांगनी होगी। आनंद, तो शायद आनंद तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन जरा देखिए तस्वीरें। ये तस्वीर दरअसल रिहाना ने ट्विटर पर शेयर की, जिसको लेकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक माला उन्होंने इस तस्वीर में पहनी है और इस माले में गणेश भगवान की एक फोटो, एक छवि आपको इस वक्त नजर आ रही होगी। इसी को लेकर विवाद उठता हुआ नजर आ रहा है। हिंदू भावनाओं को भड़काने की कोशिश, हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप ये अब उन पर लगता जा रहा है और ये विवाद जो है वो गहराता जा रहा है। इस पर सियासत भी अब देखिए शुरू हो चुकी है। हालांकि वो वक्त और वो दौर भी आपको याद होगा जब उन्होंने किसानों के समर्थन में कुछ शब्द लिखे थे, जिसको लेकर भी काफी विरोध हुआ था, लोग गुस्से से भर गए थे, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया था। एक बार फिर से वही रिहाना चर्चा में आई है। इस बार उन पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगा। रिहाना ने ट्विटर पर एक फोटो डाली जिसमें वो टॉपलेस नजर आई और इसी फोटो में उन्होंने गणेश का एक नेकलेस भी पहना है और विवाद जो है वो इसी नेकलेस को लेकर है कि क्या रही उनकी मंशा इस नेकलेस को पहनने के पीछे। ट्विटर पर इस तस्वीर के आने के बाद रिहाना पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगना भी देखिए शुरू हो चुका है। यतेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। यतेंद्र, जो किसान में ये ट्वीट करके आई थी और काफी चर्चाओं में उस वक्त रिहाना आई थी और इसको भारत की जो इंटरनल राजनीति है उसमें इसको दखल भी माना गया, तो काफी तीखी प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से इसमें आई थी। अपने बना था और उसका समर्थन किया था, लेकिन जिस फोटो को देखेंगे टॉपलेस गणेश का जो नेकलेस पहना है उस पर जाहिर है
वाला ये कि इस तरह की तस्वीर को किसी भी तरीके से सही नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जो खासकर भारत की राजनीति है, जो भारत का कल्चर है, उसमें अब उबाल आना बाकी है। अब कुछ ही देर में जो हमारी बातचीत हुई है राजनीतिक नेताओं से, खासकर संघ परिवार के लोगों से, तो बड़ा आपत्तिजनक इस ट्वीट को माना गया है। जी विनोद बंसल हमारे साथ इस वक्त बीएचपी के नेता जुड़ चुके हैं। विनोद जी, ये आपने तस्वीर देखी, इसमें उन्होंने बकायदा एक माला पहनी है जिसमें देखिए भगवान गणेश की तस्वीर नजर आ रही है, क्या कहेंगे? इंडिया को चाहिए कि इमीडिएटली ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करे, इमीडिएटली इसको बैन करे ट्विटर से। इसने जिस तरह से हिंदू कार्रवाई बहुत जरूरी है। और मैं कहता तो बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, एक बार फिर से विवादों में घिरती हुई रिहाना नजर आ रही हैं, क्योंकि देखिए ट्विटर पर ये फोटो उन्होंने शेयर की और इसको शेयर करते हुए उन्होंने इसमें टॉपलेस वो नजर आई, लेकिन फोटो जो दिख रही है उसमें गणेश जी का एक नेकलेस नजर आ रहा है जिसको लेकर विवाद खड़ा होता दिख रहा है। दिवाकर, देखिए जाहिर तौर पर, खास तौर पर जिस तरह से उन्होंने ये माला पहनी हुई है और जिस तरह की ट्विटर पर उन्होंने फोटो पोस्ट की है, जाहिर तौर पर जो हिंदू संगठन है वो अब कहीं ना कहीं नाराज होंगे और अपनी प्रतिक्रिया भी धीरे धीरे जो है वो देना शुरू कर देंगे। सबसे अहम चीज़ ये है कि गणपति बप्पा जो है वो महाराष्ट्र के आराध्य देव माने जाते हैं, तो ऐसे में शिवसेना का क्या स्टैंड होता है ये भी देखने वाली बात ये होगी। और साथ ही साथ अन्य हिंदू जो संगठन है वो उनकी प्रतिक्रिया किस प्रकार से आती है, क्योंकि ट्विटर पर जो उन्होंने ट्वीट किया है रिहाना ने, उस पर प्रतिक्रिया लोगों की आनी शुरू हो गई है, लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। लेकिन अब राजनीतिक दल जो है और जो हिंदू संगठन उनकी प्रतिक्रिया किस तरह से आती है देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पूरी तस्वीर को देखें या फिर उनके ट्वीट को देखें तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि वो तो इंटेंशनली ये किया गया है, क्योंकि जिस तरह से वो किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट हुआ था उसके बाद लगातार विवाद पैदा हो रहा था और विवाद अभी भी चल है। जाहिर तौर पर अब जब हिंदू संगठन या फिर तमाम जो अन्य हिंदू धर्म के लोग हैं वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे, तो क्या रिहाना कोई सफाई पेश करती है कि आखिर उनसे ये गलती से हुआ है या फिर जानबूझकर उन्होंने ये ट्वीट किया ताकि एक और विवाद पैदा हो, ये देखना अहम होगा। एक बार फिर से वीएचपी नेता विनोद बंसल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, माफी के साथ क्योंकि आपकी आवाज बहुत सही तरीके से नहीं पहुंच रही थी, अब आप अपनी बात रखिए। जी देखिए, ये जो ट्वीट है, ये ट्वीट को देख करके अब इमीडिएटली सबसे पहले तो ट्विटर को जो है इसको अकाउंट को बैन करना चाहिए, इसके अकाउंट को इमीडिएटली सस्पेंड करना चाहिए और अमेरिकी सरकार को भी इसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए कि जिस तरह से लोग जो है हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, हिंदू धर्म को अपमानित करने का, कलंकित करने का ये प्रयास कर रहे हैं, इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई बहुत जरूरी है। साथ ही साथ इनके जो इंडियन फ्रेंड्स हैं उनको भी इस बारे में आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि ऐसे लोगों के साथ में जो देशद्रोहियों को पनाह देते हो, देशद्रोही काम करते हो और साथ साथ अब ये हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं, साथ साथ कहीं ना कहीं जो है इनके इंटेंशन का पर्दाफाश करता है। ये वही लोग हैं जो देशद्रोही भी हैं और धर्मद्रोही भी हैं। ये ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई बहुत जरूरी है। मैंने अभी ट्विटर को रिपोर्ट किया है कि भाई ट्विटर इसके खिलाफ एक्शन ले। मैंने इमीडिएटली अभी इसको ट्विटर को रिपोर्ट डाल दिया है कि इसके अकाउंट को सस्पेंड किया जाए। हम इसके लिए एक लेटर लिखेंगे। यानी विनोद बंसल जी, आप क्या कह रहे हैं कि आपने बकायदा एक लेटर भी लिखना है और आपने ट्विटर से भी इसकी शिकायत की है? तो आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त विनोद बंसल जिस तरीके से बता रहे थे कि इसको लेकर शिकायत भी दर्ज कराने की अब वो सोच रहे हैं और इसको लेकर देखिए विवाद बढ़ता जा रहा है। कई लोग अब खुलकर सामने आ रहे हैं जो इस बात पर आपत्ति जता रहे हैं और ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार क्या हिंदू देवी देवताओं के अपमान की नीयत से ही दरअसल इन्होंने ये नेकलेस पहना, उनको ये स्पष्ट करना होगा। ये आरोप अब उन पर लग रहे हैं कि वो भड़काने की कोशिश कर रही हैं, अपमान करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इन्हीं के साथ एक बार फिर से विवाद में रिहाना जो है वो घिरती हुई नजर आ रही है। दो तस्वीरें आप देख लीजिए, जरा देखिए किस तरीके से ये एक फोटो जो है वो ट्विटर पर रिहाना ने शेयर की और इसमें वो टॉपलेस नजर आ रही है, लेकिन उनके गले में एक नेकलेस आप देखेंगे जिसमें भगवान गणेश
देश की छवि, उनकी आकृति इस वक्त नजर आ रही है और इसी को लेकर विवाद हो रहा है कि आखिरकार क्या वो अपमान कर रही हैं, और अगर अपमान है तो उनको क्या सोची समझी तरीके से उन्होंने ये किया है तो उनको माफी भी मांगनी होगी। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एमपी के सीधी में बड़ा हादसा हुआ है, बेकाबू बस नहर में गिर गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, हादसे में 30 लोगों की मौत की खबर इस वक्त सामने आ रही है और बस में करीब उस वक्त 54 लोग सवार थे और राहत बचाव का काम अभी भी वहां पर युद्ध स्तर पर चल रहा है। नहर से कई शव इस वक्त निकाले गए हैं और अभी भी राहत बचाव का काम वहां चल रहा है। तो मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है, 30 लोगों की मौत की खबर अभी प्राथमिक तौर पर आ रही है, लेकिन वहां रेस्क्यू का काम, बचाव दल वहां पर मौजूद है। बताया जा रहा है बस जो थी वो बेकाबू हुई और उसके बाद वो नहर में जा गिरी। 54 लोग उस वक्त उस बस में सवार थे, 30 लोग जो है उनकी मौत हुई है। हालांकि अभी और लोगों को वहां पर रेस्क्यू करने का काम हो रहा है। तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां यात्रियों से भरी एक बस नहर में गिर गई और इस हादसे में 30 यात्रियों की मौत की खबर है, जबकि 7 लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाला गया है। 30 लोगों की मौत के बाद प्रशासन सख्ते में है और लगातार नहर में लोगों की खोजबीन की जा रही है। साथ ही बाट सागर डैम में नहर का पानी रोकने के आदेश भी दे दिए गए। ये भी बताया जा रहा है कि सतना जा रही बस बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त बस में 54 यात्री सवार थे। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। राहत और बचाव का काम जारी है। उधर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हादसे पर अधिकारियों से बैठक की और राहत के काम के बारे में जानकारी ली। मनोज शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज, कितने लोग अभी वहां पर मौजूद हो सकते हैं और रेस्क्यू का काम चल रहा है? जैसा कि बताया गया था कि बस में जो है करीब 40 से 50 लोग, 50 से बल्कि ज्यादा बताया गया था कि 50 से ज्यादा लोग उसमें सवार थे। तो अभी तक जिस तरह से 30 की खबर आई, उसके बाद 7 लोगों को बचाया गया है। लेकिन अभी मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से जो भी मृत लोगों के परिवार हैं उनको 5 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है सरकार ने, और 25 शव तो अभी बरामद कर लिए गए और आशंका जताई जा रही है कि 30 लोगों की तो मौत हो ही चुकी है और बस में 50 से ज्यादा लोग सवार थे। तो अभी इस बात को लेकर वहां पर एसपी, कलेक्टर, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं और सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की मदद का जो मृत परिवार वाले हैं उनके का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ अभी 2 कार्यक्रम थे भोपाल में। 2 मंत्रियों को फौरन मुख्यमंत्री ने रवाना किया है सीधी के लिए, जो यहाँ से भोपाल से निकल चुके हैं। और जो कैबिनेट की बैठक है भोपाल में, वो कैबिनेट की बैठक आज होने वाली स्थगित कर दी गई है। साथ ही साथ एक कार्यक्रम था प्रधानमंत्री आवास योजना में, जिसमें 1 लाख लोगों को घर दिए जाने थे। गृह प्रवेश का कार्यक्रम था जिसे गृह मंत्री अमित शाह करने वाले थे, जिसमें गृह प्रवेशम के लिए उस पूरे कार्यक्रम को सरकार स्थगित कर दिया गया है। तो सरकार की तरफ से 2 मंत्री वहां भेजे गए हैं और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है, बचाव कार्य जारी है। और 50 से ज्यादा लोग जैसा कि उसमें बताए जा रहे हैं, तो उन 50 से ज्यादा लोगों को, चूंकि इस बात की जानकारी है कि बस में 50 से ज्यादा लोग थे, तो रेस्क्यू ऑपरेशन तब तक चलाया जाएगा जब तक कि बस से निकले हुए लोग इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि हाँ तमाम लोग बाहर निकाले जा चुके हैं। मनोज, कोई और जानकारी मिल पा रही है आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे, ऐसे बेकाबू ये बस हुई कैसे? बस की अभी जो प्राइमा फेसी इसे कहें, प्रथम दृष्टया ऐसा पता चल रहा है कि रफ्तार इसकी वजह हो सकती है, लेकिन अभी पुलिस इस बात की पूछताछ कर रही है क्योंकि ये शुरुआती दौर है। और जो कलेक्टर और एसपी जिनसे हमारी बात हुई, जिनका सीधे तौर पर अभी ये कहना है कि अभी उनकी जो प्राथमिकता है, उनकी पहली प्रायोरिटी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके, क्योंकि जो जिस तरह से बस गिरी, बस जाके पूरी नहर में गिर गई। हालांकि अब जो नहर का पानी है, इधर भोपाल से भी डायरेक्शन मिले, निर्देश दिए गए, मुख्यमंत्री ने भी कहा, और जो नहर का पानी है वो डाइवर्ट कर दिया गया, लेकिन ताकि स्तर और ना। मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए। वहीं कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों के प्रवासी भारतीयों को धमकाने के मामले सामने आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के आदित्य राज कौल की रिपोर्ट है कि भारत कनाडा नेशनल अलायंस ने कनाडा सरकार को खत लिखा, साथ ही पुलिस को भी शिकायत की है। खत में खालिस्तान समर्थकों की ओर से दी जा रही धमकी के बाद सुरक्षा की मांग की गई। भारत कनाडा नेशनल अलायंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर आजाद कौशिक ने न्यूज़ 18 को बताया कि खालिस्तानी आतंकी को उसकी साजिश के लिए फंड भी मिल रहा है और शांति प्रिय और खालिस्तान के विरोधी प्रवासी भारतीय और सिखों को कनाडा में निशाना बनाया जा रहा है। कौशिक के मुताबिक कनाडा के राजनेताओं का किसान आंदोलन को समर्थन देना दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि वो इस प्रकार के कानून को जो है यहाँ पर
सपोर्ट करते हैं तो खालिस्तानी उसका विरोध करते हैं। और उन्होंने क्या किया है कि सोशल मीडिया पर जाकर ऐसे लोगों को की छानबीन की है, ये कौन लोग हैं, कहाँ रहते हैं, और वहाँ जाकर उनके घरों पर और जहाँ पर वो उनका अगर कोई बिजनेस है उनकी बिजनेस पे वहाँ उनकी दुकान पर जाकर तो वहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन जो है कर रहे हैं। और इस प्रकार की भी स्थिति हुई है कि वैंकूवर में अकेली एक महिला को इन्होंने चारों तरफ से घेर लिया और उस महिला ने कहा कि हमारा क्या इससे लेना देना है, हम कैनेडियन लोग हैं, आप यहाँ शांति बनाए रखें और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बाद जो है वो चले गए, लेकिन उसके बाद बार बार आते रहे और अभी भी वहाँ पर उनको परेशान कर रहे हैं। प्रदर्शन अभी भी जारी है। ऐसी भी परिस्थितियां हुई हैं कि लोगों ने घर के दरवाजे पर जाकर घंटियां बजाई हैं शाम के समय, रात के 8 बजे के समय, और आजकल तो जल्दी अंधेरा हो जाता है सर्दियों के कारण, और वहां जाकर वो घंटी बजाते रहे जब तक कि कोई दरवाजा ना खोले, और दरवाजा नहीं खोला तो फिर दरवाजों में फोर्स्ड एंट्री, लात मार कर दरवाजे को में घुसने की कोशिश भी की है। तो एक वातावरण यहाँ पर इस प्रकार का बन गया है कि जिससे जो हमारा जो भारतीय मूल के कैनेडियन नागरिक हैं वो बड़े सहमाए हुए हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त आदित्य राज कॉल जुड़ चुके हैं। आदित्य, ये बड़ी खबर है कि भाई वहां पर खालिस्तानी समर्थक जो हैं वो प्रवासी भारतीयों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। किस तरीके की कार्रवाई, अब पुलिस क्या कह रही है? देखिए, कार्रवाई तो बिल्कुल नहीं हो रही है और ये कुछ ही दिनों बाद हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से बात की और इंडिया ने एक पेशकश की कि वैक्सीन मैत्री से हम कोविड-19 वैक्सीन कनाडा को भी पहुंचाएंगे। क्या ये जवाब देगा कनाडा कि वो खालिस्तानी कट्टरपंथी और आतंकवादियों को खुली शह दे रहा है और जो वो कार्रवाई कर रहे हैं, भारतीय मूल के जो लोग हैं, प्रवासी भारतीय कनाडा में रहते हैं, जो फार्म लॉज इंडिया के हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। मैं आपको बता सकूं कि न्यूज़ 18 इंडिया के पास ऐसे फोन कॉल रिकॉर्ड्स भी हैं, ऑडियो रिकॉर्ड्स और वीडियो रिकॉर्ड्स भी हैं। हम वो चला नहीं सकते क्योंकि उसमें गाली गलौज और प्रोफैनिटी का इस्तेमाल इतना ज्यादा किया गया है और रेप और डेथ थ्रेट्स दी गई हैं कि वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए, व्यू के लिए ठीक नहीं है। लेकिन पुलिस पे बहुत सारी कंप्लेंट्स की गई हैं, क्या चाहे वो ग्रेटर टोरंटो एरिया हो, एडमंड हो, कैलगरी हो, वैंकूवर हो, लेकिन कुछ भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। पुलिस बस कह रही है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो क्या जस्टिन ट्रूडो टस से मस नहीं होंगे? क्या वो खालिस्तानियों को शह देते रहेंगे? और क्या वो जो दिल्ली में हिंसा हुई 26 जनवरी को, उसके साथ जुड़े हुए पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, मूद आलीवाल, सिक्स फॉर जस्टिस, जितने भी कट्टरपंथी और आतंकवादी संस्था हैं, उनको कनाडा में एक फर्टाइल सॉइल, एक सेफ हेवन मिला है। तो कब कार्रवाई होगी, ये सवाल पूछ रहे हैं चिट्ठी में इंडियन समुदाय के लोग, भारतीय मूल के लोग, और कह रहे हैं बिल ब्लेयर से, जो मिनिस्टर हैं पब्लिक सेफ्टी के और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के, आप जल्द से जल्द कार्रवाई करिए, क्योंकि ये सिर्फ इंडियन डायस्पोरा का मुद्दा नहीं है। माइनॉरिटीज जो है वहां पर, जो हिंदू और सिख समुदाय के मॉडरेट वॉइसेस हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। आदित्य, लेकिन यहाँ पे क्या देखिए, कार्रवाई की बात हो रही है, एक बकायदा खत लिखा गया, लेकिन कोई एक्शन उसको लेकर हुआ नहीं, लेकिन साथ ही साथ सुरक्षा की भी मांग की जा रही है। तो प्राथमिक तौर पर सुरक्षा तो लोगों को दी जा सकती है ना, और बाकी आप कार्रवाई करते रहिए, लेकिन कम से कम लोगों को सुरक्षा दीजिए ताकि घर पर ऐसे कोई पहुंचे नहीं, फोन कॉल पे कोई धमकाए नहीं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं, कैनेडियन नेशनल्स हैं, उनको कैसे सिक्योर किया जाए, और खासकर जो इंडियन नेशनल्स भी वहां पर हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, उनको भी कैसे सिक्योर किया जाए। लेकिन अभी तक सिर्फ पुलिस ने कंप्लेंट्स रजिस्टर की हैं, एक एश्योरेंस दी है लोगों को कि उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी, लेकिन किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया, किसी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की गई। हमें पता है कि कुछ ही देर में हो सकता है कि भारतीय सरकार इसका संज्ञान ले, कोई स्टेटमेंट इशू करे या कुछ बातचीत हो इस बारे में, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा उभर के आ रहा है। किसने सोचा था कि जो फार्म लॉज का मुद्दा है, किसान आंदोलन का मुद्दा है, वो इतना उग्र रूप ले लेगा 26 जनवरी को, और उसके बाद जो भारतीय मूल के लोग हैं कनाडा में, उन पर अटैक होंगे, टारगेट होंगे, उन फोन कॉल पे भी उनको थ्रेट दिया जाएगा। तो भारतीय सरकार भी इसका संज्ञान ले सकती है अभी कुछ ही देर में, लेकिन अभी भारतीय मूल के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और एक फियर साइकोसिस डेवलप हो रहा है कनाडा में भारतीय मूल के लोगों को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य। और अब
बात टूल किट मामले की। टूल किट मामले में एक के बाद एक नए पर्दाफाश हो रहे हैं, नई जानकारियां सामने आ रही हैं, लेकिन अब टूल किट कांड में सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ। टूल किट गैंग के तार अब सीधे सीधे पाकिस्तान की बदनाम एजेंसी आईएसआई से जुड़ रहे हैं। किसान आंदोलन की आड़ लेकर दिल्ली में हिंसा और हंगामे की रणनीति बनाने वाले टूल किट गैंग का आईएसआई कनेक्शन सामने आ गया। इस मामले में मलेशिया में रहने वाले पीटर फ्रेडरिच का नाम भी सामने आया। पीटर ही वो शख्स है जिसने भारत विरोधी पूरी साजिश का ताना बाना बुना। पीटर के भारत विरोधी होने के सबूत पहले भी मिलते रहे हैं। खालिस्तान के समर्थक पीटर के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी संबंध रहे हैं। पीटर आईएसआई के K2 मिशन से भी जुड़ा है। K2 मिशन के तहत आईएसआई एक तरफ कश्मीर में आतंक फैलाती है तो दूसरी तरफ पंजाब में खालिस्तान को हवा देती है। न्यूज़ 18 के शंकर आनंद की रिपोर्ट है कि मलेशिया में रहने वाला पीटर फांसीवाद पर शोध कर रहा है। पीटर लगातार महात्मा गांधी के खिलाफ भी जहर उगलता रहा है और बताया गया कि अमेरिका में महात्मा गांधी की मूर्ति जिन प्रदर्शनकारियों ने तोड़ी थी उनमें पीटर भी शामिल था। किसान आंदोलन का नाम लेकर भारत के बदनाम भारत को करने के लिए इस साजिश में पीटर के खिलाफ ये जानकारियां सामने आने के बाद एजेंसियों ने उसके खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया। सवाल ये है कि पीटर फ्रेडरिक साहब कौन है, तो इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इनको जानता है 2005-6-7 से। इनका नाम उभरा था। एक भजन सिंह भिंडर साहब हैं, बीएस भिंडर एलियस इकबाल चौधरी, जो आईएसआई की K2 डेस्क के बहुत पुराने प्रोपोनेंट रहे हैं। उनके साथी होने की वजह से इनका नाम 2006-7 से इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार पर रहा है। पीटर फ्रेडरिक साहब कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं बीएस भिंडर साहब के साथ, और बीएस भिंडर साहब खुद पहले कभी ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए, कभी फायर आर्म की पेडलिंग के लिए काफ़ी लंबा इनका इतिहास रहा है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम USDA के भी ये POI रहे थे बीएस भिंडर।